अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल मुफ्त 30 प्रश्नों की जो सीरीज़ चल रही है वो आज 5वीं सीरीज़ है और इस 5वीं सीरीज़ में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं इकाई 2 की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इकाई 1 समाप्त हो चुका है। कल इकाई 2 प्रारंभ हुआ था जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की बात की गई थी। जो हमारे पेड मेंबर्स लगातार कक्षाएँ कर रहे हैं उन्हें सुबह PDF दिया जाता है, दोपहर में 2:30 बजे वीडियो लेक्चर दिया जाता है, रात में 9 बजे क्लास दी जाती है, लाइव क्लास। लेकिन ये जो 30 प्रश्न प्रतिदिन पब्लिश किए जा रहे हैं वो मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया है कि जो इकाई चलती रहेगी उस इकाई से प्रतिदिन 30 प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो ज़रूर इसका कुछ ना कुछ लाभ उठा सकें। तो बिल्कुल मुफ्त 30 प्रश्न की जो सीरीज चल रही है प्रतिदिन, उसमें इकाई 2 में आज हम लोग बात करेंगे आदिकाल की। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे, हमारे यहाँ जितनी भी कक्षाएं होती हैं वो किसी गाइड से नहीं होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और किसी गाइड को पढ़कर अगर आप कहें सफलता हासिल कर लें तो पहले तो ये मुमकिन था, लेकिन अब मुमकिन नहीं है, अब ये नामुमकिन है। क्योंकि अब जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जब तक आप अपने सब्जेक्ट को किसी ऑथेंटिक राइटर की बुक से गहनता से अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक गाइड पढ़कर एक एक लाइन के तथ्य रटकर आप कहें सफल हो जाएं तो फिर मुश्किल है। ये सत्य है, कटु सत्य है। इसमें जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो आप देखेंगे, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो विश्वनाथ त्रिपाठी का है उससे प्रश्न आपको मिलेगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन सिंह का है उससे प्रश्न आपको मिलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है उससे मिलेगा। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे आपको प्रश्न मिलेगा। तो हमारे यहाँ ऑथेंटिक किताबों से आपको प्रश्न मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसे गहन अध्ययन का प्रश्न आपको हर जगह नहीं मिलेगा, बिल्कुल सत्य है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्नों की बात करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में ज़रूर कमेंट करें आप कि यह प्रश्न आपको कैसे लगे। अगर आप हल करते इस 30 प्रश्न को तो कितने प्रश्न आपके सही होते। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इकाई 1 निकल चुका है, क्लास हो चुकी है। यदि आप ज्वाइन करेंगे तो इकाई 1 का सभी वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल आपको करा दिया जाएगा। आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी किसने माना है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी। उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का जो सरल इतिहास है उसे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उन्होंने 1000 आदिकाल की जो समय सीमा मानी है वो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी माना है उन्होंने। विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन कौन सा है? आदिकाल में अपभ्रंश के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। आदिकाल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 1 2 3। ये आपका सही उत्तर होगा। 1 2 3 तीनों कथन सही हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये तीनों कथन विश्वनाथ त्रिपाठी के हैं। बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। उपरोक्त कथन किसका है? राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, राहुल सांकृत्यायन। उत्तर हो जाएगा आपका सी, राहुल सांकृत्यायन। यह राहुल सांकृत्यायन का कथन है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस कथन का जिक्र किया है कि राहुल सांकृत्यायन ने यह कहा है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सिद्धों का संबंध वज्रयान से था। प्रथम सिद्ध सरहपा सहज जीवन पर अधिक बल देते थे। सरहपा सहजयान के प्रवर्तक थे।
तो बिल्कुल आपका उत्तर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। भाई जो यहाँ पर सिद्धों की बात की जा रही है, सिद्धों का संबंध वज्रयान से था, बिल्कुल सही है। सिद्धों के प्रवर्तक जो सहज ज्ञान के प्रवर्तक थे वो सरहपा थे। इन सिद्धों ने नैरात्म भावना, काम योग, सहज शून्य तथा समाधि की विभिन्न प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। किसने? तो सिद्धों ने। वीडियो को अंत तक देखें, बहुत सारी चीज़ें प्रश्न में नहीं है, अलग से आपको बताई जाएंगी, उन पर जरूर आप ध्यान दें। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? संध्या भाषा अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। कबीर की संध्या भाषा को उलटबासी कहा जाता है। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते हैं। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। अब इनमें से कौन सा सही है? 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी 1 2 3 4। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ये सारी चीज़ें आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की जो रचना है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नाथों की अंतःसाधना के मुख्य अंग कौन से हैं? ईड़ा पिंगला, नाथ बिंदु की साधना, षट चक्र वेदन, शून्य चक्र में कुंडलनी का प्रयोग। 1 2 1 3 1 3 4 1 2 3 4। उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 4। नाथों की अंतःसाधना का मुख्य केंद्र ईड़ा पिंगला भी है, नाथ बिंदु की अंतःसाधना भी है, षट चक्र वेदन भी है, शून्य चक्र में कुंडलनी का प्रयोग भी है। निम्न सिद्धों ऑब्लिक लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? सरहपा, पुष्पदंत, हेमचंद्र, मेरुतुंग। विकल्प है 1 2 3 4 1 2 4 3 2 1 4 3 1 4 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 4। क्योंकि सरहपा का जो समय है वो 8वीं सदी है, पुष्पदंत का 10वीं सदी है, हेमचंद्र का आप देखेंगे 11वीं सदी है और मेरुतुंग का आप देखेंगे तो 13वीं सदी है। तो इसलिए कालक्रमानुसार सही क्रम होगा सरहपा, पुष्पदंत, हेमचंद्र, मेरुतुंग। कड़वकबद्ध रचना कौन सी है? पौमचर्यु, पद्मावत, रामचरितमानस। केवल एक, 1 और 2, 1 और 3, 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। कड़वकबद्ध रचना पौमचर्यु भी है और ठीक जिस तरीके से पौमचर्यु है उसी तरीके से पद्मावत भी कड़वकबद्ध में लिखा गया और रामचरितमानस भी लिखा गया है। अब आप कहेंगे सर नहीं केवल पौमचर्यु है, ऐसा नहीं है। कड़वकबद्ध क्या है मैंने पूरा विस्तृत से आप लोगों को बताया है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का देख लीजिए, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप में लिखी गई हैं। पुष्पदंत की रचना कौन सी है? नागकुमार चरित, जसहर चर्यु, करकंड चरित। पुष्पदंत की रचना कौन सी है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2। नागकुमार चरित, जसहर चर्यु ये दोनों पुष्पदंत की रचना है, जबकि करकंड चरित कनकावर मुनि का है जो कि 11वीं सदी के हैं। कनकावर मुनि की रचना है जो कि 11वीं सदी की है। जबकि नागकुमार चरित या नय कुमार चर्यु, इसे नय कुमार चर्यु भी कहा गया है। इसमें 9 संधियां हैं। कुल संधियों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कामदेव के अवतार, ये जो नागकुमार हैं ये किसके अवतार बताए गए हैं? कामदेव के अवतार नागकुमार का चरित्र वर्णन इस नागकुमार चरित्र में है या नय कुमार चर्यु में है। वहीं जसहर चर्यु की अगर बात करें तो इसमें 4 संधियां हैं। 4 संधियां हैं और इसमें यशोधरा का जीवन और जन्म जन्मांतर वर्णन है जसहर चर्यु में। कभी कभी संधियां पूछ ली जाती हैं। कुल संधियों की संख्या इसमें 4 है और नय कुमार चर्यु में 9 संधियां हैं, ध्यान रखना। निम्न में से किसके बचपन का नाम चांगदेव था? सरहपा, मेरुतुंग, हेमचंद्र, पुष्पदंत। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी हेमचंद्र।
भाई हेमचंद्र जी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद के करीब धंधुका नगर में हुआ था। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, धंधुका नगर, धंधुका नगर। ध्यान रखना, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं या जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो ध्यान रखें। जैसे डॉक्टर भावना है और डॉक्टर रजनीकांत हैं, डॉक्टर रेखा हैं, काजल हैं, सुनीता हैं जो हिमाचल प्रदेश से हैं, दोनों अनुपमा, भाई अनुपमा दो हैं, ध्यान रखिएगा। महेश हैं, वो मोती हैं, काजल हैं, संध्या हैं, प्रतिमा है, जितने भी लोग हैं वो ध्यान रखें, दुर्गेश हैं, कि जो भी चीज़ें पीडीएफ में नहीं हैं, अलग से बताई जा रही हैं आप लोगों को, उसे आप लोग ज़रूर कहीं लिख लिया करें या गौर से सुने। वैसे इस वीडियो की जो प्रश्नोत्तरी है वो भी पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप पर मिल ही जाता है, लेकिन जो पीडीएफ में नहीं अलग से बताया जाता है उस पर ज़रूर ध्यान दें। काजल ध्यान दीजिएगा, सभाजीत, योगेश, प्रियंका, महेंद्र, जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, पूजा, वंदना, सागर, अजय, विनीत, माता दीन, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हेमचंद्र जो हैं, हेमचंद्र का जन्म गुजरात के अहमदाबाद के करीब कहाँ हुआ था? धंधुका नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम चांगदेव था, लेकिन चांगदेव के बाद अगर इनके नाम की बात करें तो इनका नाम रखा गया था सोमचंद्र। चांगदेव के बाद इनका नाम सोमचंद्र रखा गया था और सोमचंद्र के बाद फिर इनका नाम हेमचंद्र रखा गया है। और इनकी जो रचना है सिद्धेम शब्दानुशासन, खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में। सिद्धेम शब्दानुशासन में आपको पता ही होगा कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को शामिल किया गया है। वहीं इनका जो अलंकार ग्रंथ है काव्यानुशासन, वो भी एक बार परीक्षा में पूछा गया है। अलंकार ग्रंथ जो काव्यानुशासन है वो भी पूछा गया है। उसके 3 भाग हैं, पहले भाग में सूत्र है, दूसरे भाग में व्याख्या है, तीसरे भाग में उदाहरण सहित वृत्ति है। हाँ, वृत्ति की बात करें तो 208 वृत्तियां हैं और सूत्रों की व्याख्या करने वाली इनकी रचना है अलंकार चूड़ामणि। अलंकार चूड़ामणि इन्हीं हेमचंद्र की रचना है जो सूत्रों की व्याख्या करती है। अभिधान चिंतामणि नाममाला इनका प्रसिद्ध पर्यायवाची कोश है। हेमचंद्र का अभिधान चिंतामणि नामशाला पर्यायवाची कोश है जिसमें कुल 6 कांड हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं, इस पर जरूर आप लोग ध्यान दिया करें। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? धनपाल का समय 11वीं सदी है। इनकी प्रमुख रचना भविष्यत कहा है। धनपाल श्वेतांबर जैन थे। भविष्यत कहा 22 संधियों का काव्य है। भविष्यत कहा में गजपुर के नगर श्रेष्ठ के पुत्र की लौकिक कथा है। 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है। अब यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 3 4 सही है, 1 3 4 सही है। दूसरा क्यों गलत है? तो दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये श्वेतांबर जैन नहीं बल्कि ये दिगंबर जैन थे। श्वेतांबर नहीं दिगंबर जैन थे, इसलिए दूसरा गलत है। पहला, तीसरा, चौथा सही है। अब आप सोच रहे हो ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं। मैंने पहले ही बता दिया कि हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इन्हीं से मैंने यहाँ पर प्रश्न लिया है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? विद्यापति का वंश यादव और उपाधि ठाकुर की थी। विद्यापति ने महाराज देव सिंह की आज्ञा से भूपरिक्रमा की रचना की। भूपरिक्रमा में नैमिषारण से मिथिला तक तीर्थस्थली का वर्णन है। 1 2 2 3 1 3 1 2 3 क्या सही होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, 2 और 3 सही है। अब आप सोच रहे होंगे पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है क्योंकि विद्यापति का वंश यादव नहीं था। विद्यापति का जो वंश था वह था ब्राह्मण। विद्यापति का जो वंश था वह था ब्राह्मण। उपाधि उनकी ठाकुर जरूर थी लेकिन वंश यादव नहीं था, वंश ब्राह्मण था, इसलिए पहला गलत है। संदेश राशक में कुल छंदों की संख्या कितनी है? 220, 221, 222, 223। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। संदेश राशक में कुल छंदों की संख्या है 223।
अगला प्रश्न, माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासो के किस पाठ को रासो का मूल रूप माना है? वृहत्तम पाठ, वृहत पाठ, लघु पाठ, लघुत्तम पाठ। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, लघुत्तम पाठ। लेकिन जब पृथ्वीराज रासो की बात आती है तो आप लोगों को पता ही होगा कि परीक्षाओं में इससे, पृथ्वीराज रासो से खूब प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है, थोड़ा समय दीजिए 1 मिनट का, तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बता दिया जाए इन चारों के बारे में और पृथ्वीराज रासो के बारे में। भाई पृथ्वीराज रासो जो है वो 12वीं शताब्दी की रचना है। इसके लेखक तो आपको पता है चंद्रबरदाई थे, जिसका नाम अन्य नाम बलिवद्ध भी है, बलिद्ध भी है। और इसकी भाषा अगर देखें तो डिंगल पिंगल भाषा है, डिंगल पिंगल भाषा है। नामोर सिंह ने तो चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा है। शिव सिंह सेंगर ने भी चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा है। चंद्रबरदाई का प्रिय छंद छप्पय था, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। पृथ्वीराज रासो का उद्धारक कौन है? तो कर्नल टाड थे। वहीं शंभुनाथ सिंह ने पृथ्वीराज रासो को विकसनशील काव्य की संज्ञा दे डाली। तो बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी कह डाला। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 4 भाग हैं, वृहत्तम रूपांतर, इसमें 16,306 छंद हैं, 16,306 छंद हैं और 69 सर्ग है। कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 69 है। जबकि मध्य रूपांतर की बात करें या वृहद पाठ की बात करें तो इसमें 7,000 छंद हैं। लघु पाठ की बात करें तो 3,500 छंद हैं। लघुत्तम पाठ की बात करें तो 1,300 छंद हैं और 5 कथानक है, 5 कथानक है। जो पहला कथानक है वो दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री जो थी उसका और अजमेर के राजा सोमेश्वर के साथ विवाह का जिक्र है, पहला कथानक। दूसरा जो कथानक है वो पृथ्वीराज चौहान के नाना द्वारा उन्हें गोद लेने का कथानक है। तीसरा संयोगिता हरण का कथानक है। चौथा पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध का वर्णन है। जो 5वां कथानक है वो पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी की मृत्यु का कथानक है। तो इस तरीके से 5 कथानक हैं। वैसे जो इसमें 69 सर्ग हैं, अंतिम जो 10 सर्ग है वो जल्हड़ द्वारा पूरा किया गया है। ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बजरोया ने पंचतंत्र के अनुवाद की भूमिका में पंचतंत्र की भाषा को ज़बान हिंदी कहा। इसका तात्पर्य क्या है? यानी ज़बान हिंदी का तात्पर्य क्या है? ज़बान हिंदी का तात्पर्य क्या होगा? अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, प्राकृत। आपका उत्तर हो जाएगा बी, संस्कृत। भाई ईरान के शासक नौशेरमा ने बजरोया को भेजा था पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए, भारत में भेजा था और उसी ने पंचतंत्र के अनुवाद की भूमिका में पंचतंत्र की भाषा को ज़बान हिंदी कहा, जिसका अर्थ था, जिसका कहने का मतलब था संस्कृत। अब आप सोचेंगे कहाँ मिलेगा? भाई हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का पढ़िए और ये आपको स्पष्ट शब्दों में लिखा मिल जाएगा। जो लोग हिंदी हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वह दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वह इतिहास बोध से च्युत हैं। कथन किसका है? शिवदान सिंह चौहान, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब कई लोग, मैंने ये प्रश्न एक बार पूछा था लाइव कक्षा में, तो कई लोग शिवदान सिंह चौहान लगा दिए, क्योंकि शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा कथन मैंने पूछा किसका है, तो यह बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में बच्चन सिंह ने कहा है। शिवदान सिंह चौहान उत्तर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। उपरोक्त मत के समर्थक कौन नहीं है? ध्यान देना, इसके समर्थक कौन नहीं हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकेतायन, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा कथन है वो कैसे याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे या नहीं होंगे। भाई बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न रहते हैं। पहला ही आप देखें, पहला ही पूरा वाक्य देखें, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मानना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है। अगर ये आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, तो तुरंत आप हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा है अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है। कहने का मतलब यह है कि हिंदी के निकट है, इसलिए परवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह भी कहा कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। मतलब उन्होंने संकेत किया है चंद्र शर्मा गुलेरी की तरफ, और कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि अपभ्रंश को अब कोई वर्तमान में, यानी अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो यह इस मत के समर्थक नहीं है। वैसे रामविलास शर्मा का भी पूछा जाता है कभी कभी। रामविलास शर्मा ने कहा है कि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है। ध्यान रखना, रामविलास शर्मा की बात मैं कर रहा हूं। व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यानी इस मत के समर्थक कौन नहीं है? तो रामविलास शर्मा भी नहीं है। अगला प्रश्न देखें, सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। उपरोक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे, आपको स्पष्ट शब्दों में आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा वाक्य आपको देखने को मिलेगा। सुबंत तिड़ंत या शब्द रूप और धातु रूप, यानी सुबंत तिड़ंत का मतलब क्या होगा? शब्द रूप और धातु रूप। तो शब्द रूप और धातु रूप की शैली में दोनों कौन? पाली और प्राकृत दोनों ही ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा, और अपभ्रंश यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया। उसने नए सुबंतों तिड़ंतों की सृष्टि की। उपरोक्त कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, चंद्र शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ त्रिपाठी, रामकुमार वर्मा। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने जो काव्यधारा लिखा है, काव्यधारा जो लिखा, जिसका प्रकाशन 1945 में हुआ, 1945 ईस्वी की जो रचना है काव्यधारा, उसी में पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। वैसे ये पूरा का पूरा कथन, अब आप सोचेंगे कि सर हमने तो काव्यधारा पढ़ा नहीं, फिर हमको कैसे पता चलेगा? भाई आपने काव्यधारा नहीं पढ़ा, लेकिन हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो पढ़ा है बच्चन जी का। बच्चन जी के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में आप देखेंगे, वहाँ पर उन्होंने ये जिक्र किया है। ये पूरा का पूरा कथन जो आप देख रहे हैं वो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से ही मैंने लिया है। तो ऐसा ना सोचे कि मैंने काव्यधारा कहा तो आप सोचे काव्यधारा मैंने नहीं पढ़ा तो कहाँ से प्रश्न हो जाएगा। हाँ, ये कथन कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो काव्यधारा होगा, काव्यधारा आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का जो उन्होंने लिया है वो स्पष्ट रूप में उन्होंने लिखा है वहाँ पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में उपलब्ध रचनाओं को कितने श्रेणियों में विभक्त किया है? 2, 3, 4, 5। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 2 भागों में विभक्त किया है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। उपरोक्त कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, बच्चन सिंह। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ।
गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। उपरोक्त कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। उपरोक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, बच्चन सिंह। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। स्वयंभू असाधारण कवि हैं। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसरित मेघजाल की तरह व्यापक है। उपरोक्त कथन किसका है? बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में लिखा है। जहाँ पर स्वयंभू का जिक्र उन्होंने किया है, वहीं पर उसी पैराग्राफ में अंत में आप देखें उन्होंने लिखा कि स्वयंभू असाधारण कवि हैं। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसरित मेघजाल की तरह व्यापक है। पुष्पदंत, जिन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है, पुष्पदंत के राम काव्य में क्या है? राम काव्य में क्या है, यानी वर्तमान में जो राम काव्य लिखे गए उनमें और पुष्पदंत के राम काव्य में क्या अंतर है? राम काव्य में क्या लिखा पुष्पदंत ने? पहला पॉइंट, राम की माता का नाम सुबला था, लक्ष्मण कैकेयी के पुत्र थे। राम 8 पत्नियों के पति थे। सीता मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। अनिष्टकारी रावण ने सीता को मिथिला में छोड़ दिया था। बाली और रावण को लक्ष्मण ने मारा था। राम पीत वर्ण के थे, लक्ष्मण श्याम वर्ण के थे। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। पुष्पदंत की यानी अभिमान मेरु के राम काव्य में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का पढ़ेंगे तो ये पुष्पदंत की जब बात की गई, उनकी रचनाओं की बात की गई, तो उनकी रचनाओं की विशेषता में ये चीज़ें लिखी गई हैं। विसल देवरासो, जिसमें कुल 4 खंड हैं, इसमें किस खंड में राजमती का विरह वर्णन है? पहले खंड में, दूसरे खंड में, तीसरे खंड में, चौथे खंड में? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, तीसरे खंड में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जब इतिहास पढ़ेंगे तो विसल देव का जो 4 खंड है उन चारों खंडों के बारे में बताया गया पहले खंड में कि इसमें मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती और शाकंभरी के राजा विसलदेव के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में आप देखेंगे तो राजमती से रूठकर रत्न ले आने के लिए विसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है और उड़ीसा से राजा का आना है। चौथे खंड में भोजराज अपनी पुत्री को मालवा ले जाता है। राजमती का घर वापसी, ये सारा जिक्र चौथे खंड में है। तो आपका 26 का उत्तर हो जाएगा सी। विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न भक्तों की तरह दिव्य, वह अपरूप के कवि हैं। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, निराला, बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा। बाकी विद्यापति के बारे में आपको तो पता ही है कि रामचंद्र शुक्ल के कथन खूब पूछे गए हैं परीक्षाओं में, निराला के भी पूछे गए हैं, रामकुमार वर्मा के भी पूछे गए हैं। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका सी, बच्चन सिंह। अपरूप का कवि किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न खूब पूछा गया। या अपरूप का कवि किसने कहा है, तो भी आपका उत्तर बच्चन सिंह हो जाएगा। या ये पूरा कथन दिया जाए तो भी बच्चन सिंह हो जाएगा, ध्यान रखना। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है, निराला का जो कथन है, रामकुमार वर्मा का कथन है, वो विस्तृत कक्षा में मैंने जब विद्यापति आपको पढ़ाया तो उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। वर्ण रत्नाकर जो कि ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है, इसमें कुल कल्लोल कितने हैं? 6 7 8 10। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 8 कल्लोल हैं। कल्लोल मतलब अध्याय, खंड। इसमें से जो 8वां कल्लोल है वो अधूरा है, ये भी ध्यान रखना। एक जानकारी, नई जानकारी है आपके बारे में, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसके बारे में जान लें, वर्ण रत्नाकर के बारे में, कि जो 8वां कल्लोल है वह अधूरा है। 84 सिद्धों में महिला कौन सी नहीं है? मणिभद्रपा, कनकलपा, लक्ष्मीकारा, कोकालिपा। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, कोकालिपा। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ेंगे तो जहाँ 84 सिद्धों का उन्होंने नाम दिया है वहाँ पर
मणिभद्रपा के आगे योगिनी लिख दिया, कनकप्पा के आगे योगिनी लिख दिया, लक्ष्मीकारा के आगे योगिनी लिख दिया, तो इससे पता चलता है कि ये महिलाएं थीं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ेंगे तो ये आपको जरूर मिलेगा। प्रश्न कैसे लग रहे हैं, या इस 30 प्रश्न को आप हल करते तो आपका कितना सही होता, इस अंतिम प्रश्न को हल करने के बाद आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अभी इतना वक्त है आपके पास कि अगर ईमानदारी के साथ, ऐसे नहीं कि चलो आज पढ़ लेते हैं, 2 दिन पढ़ लेते हैं, फिर 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर 4 दिन के बाद पूरे जोश में आकर 10 घंटा पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं सफलता मिलेगी। आप एक समय निर्धारित करिए कि प्रतिदिन हमको इतने घंटे पढ़ना है, और उतने घंटे आप प्रतिदिन पढ़िए। भले ही कम समय दीजिए, 3 घंटे समय दीजिए, 24 घंटे में 3 घंटे समय दीजिए, लेकिन प्रतिदिन दीजिए। तो जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देवरासों पर अपना अधिकार समझता रखता है, उसी प्रकार विद्यापति के पदावली पर भी उपरोक्त कथन किसका है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने कहा है। तो इस तरीके से आपके कितने प्रश्न सही हुए, 30 का उत्तर मैंने बता दिया आपको। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और प्रश्न कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। जो क्लासेज आपकी छूट गई हैं वो सारे वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। और जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो ज़रूर ध्यान दें कि जो भी चीज़ें नई आपको लेक्चर में दोपहर में 2:30 बजे बताई जाती हैं, जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर होता है, उसमें उन चीज़ों को ज़रूर नोट करते चलें। अपना शॉर्ट नोट्स अपने हैंड रिटन में ज़रूर बनाएं। तो बाकी हम लोग रात में 9 बजे लाइव कक्षा में अपने पेड मेंबर्स के साथ ज़रूर मिलेंगे। आप लोगों ने अंत तक वीडियो देखा, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।